बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 है इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ूलॉजी सेक्शन जो है उसको कवर करेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आप कंटेंट पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे, यानी कि स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एयर, इन सब चीज़ों की मदद से कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कवर होता है हमारा। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे, इसमें नॉन स्पेसिफिक कुछ डिफेंसेज हैं वो आपको डिस्कस करके बताएंगे क्या होगा। और थर्ड लाइन डिफेंस जो है ये भी स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं, इसको स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर इम्यूनिटी है ये आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से वो अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म जो उसको ऑन करती है, और फर्स्ट लाइन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, इन सब में आपको इस चैप्टर में जो है ना अच्छे तरीके से थॉरोली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो MCQs हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाओ पेज नंबर 315 के ऊपर। इस बुक की यहाँ से कुछ देखें, फटाफट से देखते हैं इसके MCQs। पहला MCQs जो है वो आपसे कहता है, सबसे पहला MCQs जो है वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से जब भी आप इम्यून सिस्टम की जो स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को, डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज़ जर्नल कि जब भी कहीं स्टडी किसी चीज़ की बता रहे होंगे ना, तो उसके आखिर में GY की जो टर्म होती है ये आमतौर पे लगती है। ठीक है, तो आपने ये इम्यूनोलॉजी जो है इसके ऊपर मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, यानी ये जो है बॉडी की स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जहन में रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फॉलोइंग सर्व एज फिजिकल बैरियर। ये जो है एक फिजिकल बैरियर के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है कि बॉडी की जिस्मानी जो बज़ाहिर रुकावट होती है उसके बारे में बात करें। तो आप इनमें लाइन्स ऑप्शन देखेंगे तो वाहिद आपको म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो कि फिजिकल बैरियर है। ठीक है, बाकी जो है वो बायोकेमिकल बैरियर्स हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ द बैरियर। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बाद आपके पास स्टमक है, ठीक है, इसके बाद इंटेस्टाइन्स है, ये सारी की सारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, फाइनली रेक्टम भी इसमें एंड हो जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये किस किस्म का बैरियर है, तो ये आपका फिजिकल बैरियर भी और बायोकेमिकल बैरियर भी। फिजिकल बैरियर क्योंकि इसमें म्यूकस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बायोकेमिकल बैरियर क्योंकि इसमें HCl वगैरह जो है वो भी इन्वॉल्व है, सलाइवा भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका ऑप्शन क्या रखेंगे, बोथ A एंड B। अगला ऑप्शन देखें जल्दी से नेक्स्ट पेज पर जी। ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फेजोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी इनमें से कौन से जो चीज़ है वो बैक्टीरिया को फेजोसाइटोसिस करती है, बैक्टीरिया को खाने की प्रॉपर्टी है इसमें, यह न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ नॉन इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये जो है एंटीजन की प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये है आपका न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स अदर देन मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के अलावा ऐसे कौन से रिसेप्टर्स हैं जिसमें न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं ये है MHC1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बाहर निकालता है, वो उनमें से कौन सा, वो है एंटीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास के इम्यूनिटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ जो वो ट्रांसफ़र हो रही है मदर से उसके फीटस में, यानी मदर से उसके जो अनबॉर्न बेबी है उसमें जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसके लिए जो कौन सा सिस्टम इसमें से इन्वॉल्व होगा, ये होगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सीक्रेटेड होती हैं, तो ये आपके B सेल्स होते हैं, यहाँ से सीक्रेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाओ फ़ौरन इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिस्ट आउट एनी 6 बायोकेमिकल बैरियर्स। आपको कोई से 6 बायोकेमिकल बैरियर्स जो उसके नाम लिखने हैं, सिर्फ और कुछ नहीं बताना। तो बायोकेमिकल बैरियर्स कौन से होते हैं, ये आपकी अपनी बॉडी में मौजूद होते हैं। पेज नंबर 295 पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ बायोकेमिकल बैरियर्स जो हैं इसके नाम हैं, इसके सिर्फ नाम ही मेंशन करने हैं आपने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए
बिल्कुल स्टार्टिंग पेज है आपका। यहाँ पर देखिए हेडिंग है बायोकेमिकल बैरियर्स की, लाइन से लिखा हुआ है स्लाइवा, म्यूकस, HCl, गैस्ट्रिक जूस, टेयर्स, इसके अलावा सीमंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे बायोकेमिकल बैरियर्स हैं, ये 6 ही हैं, इनके नाम आपने मेंशन कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप जल्दी। अगला क्वेश्चन जब आपसे कह रहा है कि ट्यूमर सेल्स जो हैं इसको हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से डील करता है। ठीक है, तो देखिए बॉडी जो होती है ना, इसको पता नहीं होता कि इसकी अंदर अभी कौन से सेल एंटर हो रहे हैं। हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल वायरस है, वो कोई नज़ला ज़ुकाम के वायरस है, और ये भी हो सकता है कि वो वायरस कैसे हो, वो कैंसर सेल्स के या ट्यूमर सेल्स के हो। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये पार्टिकल जो है बॉडी में आउटसाइड से आया है और ये पैथोजन है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो अब साइटोटॉक्सिसिटी जो है वो इसको डील करती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिए, यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी से लेके TC सेल तक। अब मैं इसको आपको बता दूं कि होता क्या है कि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ सेल ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं कि जो भी न्यू कमर सेल आता है ना, जिसके अंदर टॉक्सिसिटी होती है, जिसके अंदर कैंसर भी हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी बीमारी हो सकती है, ये क्या करता है, सबसे पहले उसको डैमेज करता है। ठीक है, ये सेल्स क्या करेंगे, इसको डैमेज करेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसको टारगेट करके उसकी डेथ भी कर देते हैं, यानी मार देते हैं उसको। पहले तो डैमेज करते हैं और उसके बाद उसको मार देंगे। ये असल में एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होता है, ये कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, ट्यूमर सेल्स भी हो सकते हैं, कोई और भी ऐसे सेल हो सकते हैं जो बॉडी में किसी भी किस्म के इन्फेक्शन फैला रहे हों या कोई पैथोजन यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उससे हमें लग गए हों, तो बॉडी क्या करती है, ख़ास किस्म के सेल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करती है। उसके पास ये सेल बैकअप में मौजूद होता है, और ये सेल होते हैं आपके पास NK सेल्स और TC सेल्स। NK सेल्स जो वो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और ये जो TC सेल्स होते हैं ये साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इनका काम एक ही होता है समवॉट, कि इनको ये जो पैथोजन कॉजिंग सेल्स हैं इनको किल करना होता है या इनको बिल्कुल सीवियर डैमेज करना होता है, ताकि बॉडी को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ये किसी भी जो बाहर से जो भी सेल्स या जो भी डिजीज़ कॉजिंग चीज़ें आपकी बॉडी में एंटर होती हैं इसको आइडेंटिफाई करती है और इसको किल कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो अभी हमने इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि आपको नेचुरल किलर सेल्स से और ये जो TC सेल्स हैं इसमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, पेज नंबर 302 के ऊपर आप मूव करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट है आपके पास। अच्छा, अब देखें इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसको आपने समझना है। सबसे पहले नेचुरल किलर सेल्स देखें। ठीक है, ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं या फिर आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये दोनों ही सेल्स जो होते हैं ये बनते हैं लिम्फोसाइट्स से। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, स्पेशल किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, आपके जिस्म की समझ लीजिए पुलिस होती है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी किस्म की अगर कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है या कोई और ऐसी चीज़ आ रही है जो कि इसने आइडेंटिफाई नहीं की, इसको नहीं पता कि इसकी बॉडी का हिस्सा है, तो ये इसको फ़ौरन किल करने की जो है ना प्लानिंग कर लेता है। तो स्पेशलाइज्ड वाइट सेल्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। NK सेल भी इसी से बनेंगे, आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो भी इसमें बनेंगे, लेकिन में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब होता क्या है, सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि NK सेल्स यहाँ से लेके कैंसर सेल्स तक, फिर दे डू नॉट नीड से लेके यहाँ तक। ठीक है, प्रेजेंटिंग सेल्स तक। उसके बाद लास्ट में एक लाइन यहाँ देखिए, इट इज़, यहाँ से लेके आपने ये ग्रेन्जाइम तक। ठीक है, यहाँ तक आ जाए आप। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका एक्शन क्या होता है कि जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये बने तो हैं लिम्फोसाइट्स से, इनके अंदर प्रॉपर्टी भी है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं इसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं फ़ौरन, और फ़ौरन रिस्पॉन्ड करने लगते हैं कि इसको किस तरीके से बॉडी से आउटसाइड निकालना है। लेकिन इनके अंदर जब ये जो सेल होते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इनको किसी भी किस्म की एंटीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इनको एक्टिव होने के लिए किसी भी एंटीजन सेल्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इस पर क्या होता है, इनके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन जो है कुछ ख़ास ग्रेन्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स जो है वो क्या कहलाते हैं, परफोरिन प्रोटीन्स या फिर ये ग्रेन्जाइम्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है कि ये जो टारगेट सेल्स होते हैं जिनको इनको किल करना होता है, ये उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इनकी ख़ास बात होती है। अब आज
इसको आप इस तरीके से समझ लो समवॉट कि देखें, अगर नॉर्मल पुलिस होती है ना तो उसका काम क्या होता है कि कोई भी अगर चोर है तो वो उसको डायरेक्ट पकड़ लेती है, ठीक है। उसको इतनी ज़्यादा वो स्पेशलाइज नहीं होती है, कोई भी चोर होगा या डाकू होगा वो उसको आसानी से पकड़ लेगी, ठीक है। उसका काम सिर्फ उसको पकड़ना है। तो जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसने चोर या डाकू यानी कि आपके जिस्म में जो पैथोजन कॉजिंग सेल्स आ रहे हैं इसको सिर्फ पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसको क्या करना है, इसको किल करना है, इसका काम ही है। लेकिन आपके जो साइटोटॉक्सिक या टीसी सेल्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड होती है। जैसे किसी जगह कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है ना जो किसी खास चीज़ को टारगेट करके वहाँ पर ऑपरेशन करती है, तो ये इस तरह की चीज़ है साइटोटॉक्सिक्स या टीसी सेल्स, ये एक ख़ास ऑपरेशन के लिए बनी होती है। तो अब होती तो ये क्या है कि ये भी आपके डिफेंसिव सिस्टम में बिल्कुल ये जो लिम्फोसाइट्स है वहीं से बनती है, लेकिन ये फ़ौरन ही जो भी आपके पैथोजन होते हैं इसको क्विकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये किस किस्म की चीज़ है। मतलब ये ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं या कोई और इन्फेक्शन है, वायरल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये इसको फ़ौरन टारगेट कर लेती है। तो पहला पॉइंट तो आप यहाँ से लिखें, दे रिकॉग्नाइज से लेके ट्यूमर सेल्स तक, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। अब दूसरा पॉइंट देखें, अगले पेज पर आ जाए आप। अच्छा, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है इसको इमीडिएटली क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी और फ़ौरन ही एंटीजन जो है इसको प्रोड्यूस कर देगी, और एंटीजन जो है वो क्या करता है, उस इन्फेक्टेड सेल को फिर किल करने की प्लानिंग करता है। तो आप यहाँ करेंगे वैन एवर से लेके इन्फेक्टेड सेल्स तक, ठीक है। इसमें ख़ास किस्म का कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपका क्या कहलाता है, MHC। ये MHC1 और MHC2 दोनों किस्म के कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनाता है। और ये MHC1 और MHC2 क्या चीज़ होती है, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 1 और 2, ठीक है, ये उसको फॉर्म करता है। उसके बाद लास्ट जो इसका ख़ास पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टारगेट करके जो है इन्फेक्टेड सेल्स उसको किल कर देती है। तो ये क्या करेगी, ना सिर्फ उनको किल करती है बल्कि एक चेन ऑफ किलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितने भी उस किस्म के सारे सेल्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, एक के बाद एक इनको किल करती ही चली जाती है अनटिल एंड अनलेस उस किस्म का कोई भी पैथोजन बॉडी में मौजूद हो तो वो उसको किल कर देगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक सीरियल किलर है। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए एक टर्म यूज़ की थी यहाँ पर कि ये ख़ास किस्म की जैसे टास्क फोर्स होती है ना, जिसका काम ये होता है कि वो स्पेशली डिज़ाइन होती है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो टीसी सेल्स भी इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जब इनको ये टारगेट मिल गया कि ये कैंसर सेल्स हैं या इन्फेक्टेड सेल है या वायरल सेल है, तो वो इनको किल करके ही दम लेती है, ठीक है। ये इसमें ख़ास बात है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अगला क्वेश्चन जो इसको देखें, इसमें आपसे कह रहा है कि लिस्ट आउट द वे ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपको सिर्फ बताना है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पेज नंबर 299 पर आप आएंगे। कुछ है जिसकी मज़ीद कह लीजिए कि ब्रांचेस में है, लेकिन अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से उसको इतना ज़्यादा नहीं बताना, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको बताना शुरू करेंगे कि इट इज़ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो सबसे पहले उसकी हेडिंग डाल देंगे और फिर आप बताएंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है, इसमें बहुत बड़ी वैरायटी होती है, और ये जो हमारे WBCs होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये और इसके साथ साथ जो डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं वो ये काम करती हैं, यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो उसका काम करती हैं। और इसमें कुछ मेजर रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फेजोसाइटोसिस का, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिसिटी का, और लास्ट होता है इन्फ्लेमेशन एंड फीवर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इतना तो लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें आपने इन ऑपरेशंस के सिर्फ नाम लिखे हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे फेजोसाइटोसिस की, यहाँ से लेके यहाँ तक बताएंगे कि फेजोसाइटोसिस में खास किस्म के WBCs होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। चाहे वो फॉरेन पार्टिकल हो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब इन WBCs में भी न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये सारे के सारे हैं जो कि फेजोसाइटोसिस का फंक्शन को फॉर्म करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब आप पेज टर्न करें, इसकी मज़ीद ब्रांचेस पे आपने नहीं जाना, आपने फिर सीधा जाना है साइटोटॉक्सिसिटी पे जो पेज नंबर 301 पर है, और उसको आपने ना बस इतना लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आपने बताना है कि इसमें ये एबिलिटी होती है साइटोटॉक्सिसिटी में कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई सेल जो है वो एंटर होता है तो फ़ौरन ही वो जो भी आपका टारगेट सेल होता है इसको क्या करती है, इसको डैमेज कर देती है, यहाँ तक कि उसकी डेथ जो है वो भी कॉज कर देती है। तो आपने बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है इसको, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास पेज टर्न कीजिएगा।
इसमें जो टाइप्स हैं इस पर आपने नहीं जाना, अब आपने चले जाना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे आपने बस इतनी सी बात लिखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 लाइनें 2 लाइनों के करीब, कि इसमें इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये भी बॉडी का एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसमें आमतौर पर जो जैसे बॉडी में इन्फेक्शन हो तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, बॉडी में सूजन सी हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी स्वेलिंग सी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लास्ट आपके पास जो आएगा वो होगा फीवर वाला पार्ट। यहाँ से लिखेंगे आप, ये देखें, ये बाजू का टेम्परेचर रिस्पॉन्स और फीवर जिसको आप कहते हैं, ये भी एक आपकी बॉडी का नॉन स्पेसिफिक टाइप है इम्यून सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि जैसी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो फ़ौरन ही जिस्म का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि बैक्टीरिया या जो पैथोजेंस है उनके लिए टेम्परेचर हार्मफुल हो और वो किल हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप। तो इस तरीके से होता ये है कि जो आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस है, इसमें जो लास्ट टॉपिक होता है आपका वो टेम्परेचर रिस्पॉन्स या फीवर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पायरोजेंस तक इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस के जो जितने भी पार्ट्स हैं ये कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें आप। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर प्रोटीन होती है वो तो सेम होती है, यानी कि जितनी भी प्रोटीन्स होती है बॉडी में वो कोर प्रोटीन सेम होती है, लेकिन इसके बावजूद जो एंटीबॉडीज़ होती है वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, देखिए इसका आंसर जो है वो सबसे पहले तो पेज नंबर 305 पर मैं मार्क करवा दूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओगे, देखिए पेज नंबर 305 पर आ जाइए और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ से लेके इन रिस्पॉन्स से लेके एंटीबॉडीज़ तक, सबसे पहले तो इस चीज़ को आप मार्क कर लें, इन रिस्पॉन्स से लेके एंटीबॉडीज़ तक। अब इस बात को समझ लीजिए, देखिए जैसे ही जिसमें कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल एंटर होते हैं, बेशक वो कैंसर सेल्स के हों या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई बैक्टीरिया हो या इस तरह का कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, तो बॉडी सबसे पहले उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसको अनाउंस कर देती है कि वो नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ का मतलब है कि ये जिस्म का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई आउटसाइडर है। तो जैसे ही वो उसको नॉन सेल्फ के तौर पर आइडेंटिफाई कर लेती है, तो अब वो क्या कहती है कि ये जो चीज़ है, वो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक किस्म की एक एंटीजन है, ठीक है। तो अब इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने क्या करना होता है, जो आपकी बॉडी होती है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ख़ास पार्ट होता है बी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं। इनका काम क्या होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करते हैं। तो ये जो आपके पास बी लिम्फोसाइट सेल्स होते तो ये प्रोटीन है, ठीक है, स्मॉल भी होते हैं बहुत, लेकिन ये जो है क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स छोटी छोटी सी सॉल्युबल किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब ये जो प्रोटीन होती हैं इनका काम क्या होता है कि ये स्पेसिफिक इस एंटीजन के साथ जाके चिपक जाती है और उसके बाद इस एंटीजन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। या तो डिस्ट्रॉय पूरा कर देती हैं या फिर जितनी मुमकिन हद तक इनकी कोशिश हो सकती है उसको ये कह लीजिए कि नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, इसको किल कर लेती है। अब जो इंसान की बॉडी होती है इसके अंदर, बल्कि जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो है उसके अंदर भी ये ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि एक मरतबा जब कोई एंटीबॉडी ये जिस्म बना लेता है तो नेक्स्ट टाइम अगर इसी किस्म का कोई भी वायरस उसके ऊपर अटैक करता है आइडेंटिकल, तो क्योंकि इसने इसको आइडेंटिफाई किया होता है तो ये एंटीबॉडी फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्स कर देती है। तो हज़ारों किस्म की बीमारियों के लिए हज़ारों किस्म की एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बॉडी में मौजूद होती है और ये क्या करती हैं, इंसान जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। मैमल्स में भी सेम यही सिस्टम है, ठीक है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो फॉरेन पार्टिकल आया, उसने नॉन सेल्फ इसको डिज़ाइन कर लिया बॉडी ने कि नहीं ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है। फिर उसने इसको नाम दे दिया कि ये एक एंटीजन है, ठीक है। इसकी जो कह लीजिए कि केमिकल कंपोजिशन है वो एक एंटीजन है और फिर वो फ़ौरन बीटा लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं उसको ऑर्डर करती है कि वो उसकी एंटीबॉडी बनाए। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन के साथ जाकर चिपक जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उसको किल करेगी। एक तरह से जब जितना मैक्सिमम उसको नुकसान पहुंचा सकती है इतना वो काम करती है, ठीक है। ये हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें बॉडी इटसेल्फ जो है वो क्या करती है, बीटा लिम्फोसाइट सेल्स की मदद से एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसको किल करती है। बाज़ औक़ात यही काम जो है वो हम एक्सटर्नली एंटीबायोटिक मेडिसिन के ज़रिए भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। तो वर्टिब्रेट में आप ये मत सोचिएगा कि किसी एक ही किस्म की जो है ना
सिर्फ़ और सिर्फ एंटीजन बन रही है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। और उसकी ख़ास बात ये होती है कि ये इसको आइडेंटिफाई कर लेती है, ताकि अगली दफ़ा अगर इस तरह की कोई भी बीमारी दोबारा आपकी बॉडी में एंटर होती है तो ये क्योंकि उसको पहचान चुकी होती है तो फटाफट उसका जो एंटीजन है वो उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी में हज़ारों लाखों किस्म की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको मार्क करेंगे इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी से लेके, और वो सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं यहाँ पर आप इसको एंड कर देंगे। यहाँ देखें पेज नंबर 306 पर, इस लाइन पर इम्यून सिस्टम पर आके इसको आप एंड कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट लाइन्स में इसने यही वाली बात आपको कही है कि जब उसने एंटीबॉडीज़ बना ली तो अब जब भी आपके फ्यूचर में कभी भी वो बीमारी दोबारा आपके ऊपर अटैक होती है तो इसकी मेमोरी में मौजूद होती है उसकी एंटीबॉडीज़, वो क्या करती है फटाफट उसको री इन्फेक्शन होने से बचा सकती है, ठीक है। इस तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी समझ लीजिए एक मेमोरी बनाता है और इस तरह लाखों की तादाद में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में सेफ होती है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उसको देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कहता है कि व्हाट इज़ एंटीपायरेटिक थेरेपी एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। एंटीपायरेटिक थेरेपी जो है ये क्या चीज़ होती है। एंटीपायरेटिक थेरेपी का मतलब होता है कि जब भी आपको बुखार होता है तो अब आप जो मेडिसिन लेते हैं वो होती है एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो अब ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती है इनका काम क्या होता है कि ये फीवर जो है उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे आप सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको बता दूँ मैं इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फ़ीवर को या तो कम करती हैं या फिर कंट्रोल करती है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। अब इनका काम क्या होता है कि स्पेशली एक चीज़ है यहाँ पे जो कहलाती है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये इसकी सिक्रीशन करती है हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है फीवर। और ज़्यादातर जो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स होती हैं इनमें जो एंजाइम होता है ये होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ना ब्रेन में उसके लेवल को रिड्यूस करती है ताकि बुखार जो है वो कम हो सके। तो आपने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन करना है, ठीक है। तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग जो है इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब आपके 2-3 क्वेश्चंस जो है वो रह गए हैं, इसको फटाफट से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि 4 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑफ मैन जो इसके नाम आपको बता देने। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ मैन का मतलब क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलती चली जा रही है लेकिन अचानक से उसका ऑर्डर बिगड़ जाता है और कुछ बीमारियां जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं बॉडी में। तो ये इसकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है। सिर्फ नाम पूछा इसने, आप लाइन से यहाँ बता दें डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1। इसके बाद एक और बीमारी है, यह है रोमाटॉइड आर्थराइटिस जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, डायबिटीज़ में शुगर हो जाती है। उसके बाद एक बीमारी है सोराइसिस, ये स्किन की बीमारी होती है जिसमें स्किन में बड़े बड़े से इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन गलना स्टार्ट हो जाती है। और चौथा नाम आप खुद लिख दीजिएगा, ये होगा पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि हाथ पैरों में खपखपाहट हो जाती है, कोई भी काम करते हुए आपके जो हाथ हैं वो प्रॉपर आपका साथ नहीं देंगे, तो ये पार्किंसन डिजीज़ है। ये एजिंग फैक्टर नहीं है बल्कि नॉर्मल एज के लोगों में भी पार्किंसन डिजीज़ होती है, यानी हाथ पैर जो है वो उनके खपखपाते रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 बीमारियों के नाम हो गए, सिर्फ नाम ही मेंशन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है फेजोसाइटोसिस क्या होती है और कुछ कॉमन जो WBCs हैं जो कि फेजोसाइटोसिस के तौर पे एक्ट करते हैं उनके नाम आपने बताने। छोटा सा सवाल है, पेज नंबर 299 पर आ जाएं आप सीधा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है, ये देखें बिल्कुल छोटा सा है कि फेजोसाइटोसिस जो हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो WBCs होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। और ये जो WBCs होते हैं इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस हैं यानी कि मोनोसाइट्स हैं और डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये सब के सब फेजोसाइटोसिस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा मार्क कर देना, छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ये पूछ रहा है इन्फ्लेमेशन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी साथ में आपको मार्क करा दूंगी जिसमें इसने हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फीवर बोला है। तो पेज नंबर 303 पर आ जाएं आप सीधा, ठीक है। दोनों सवाल बिल्कुल साथ साथ हैं तो इसी वजह से इनको एक साथ मार्क कर देंगे हम। पेज नंबर 303 पर आप आ जाओ और यहाँ पे देखो ये आपको बता रहा है कि इन्फ्लेमेशन या सूजन जो होती है इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्क करें, आपको सिखा देती हूँ उसमें क्या पूछ रहे हैं।
इस पे कहते हैं कि ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है जो आमतौर पे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल कहीं टिश्यू डैमेज हो गया या फिर कुछ और ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, या कोई और ऐसी एक्सटर्नल एलर्जी आ गई जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन का शिकार हो सकती है। इसको आमतौर पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट और क्रोनिक। बस इतना ही लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पूछी इसने। उसके बाद उसने हार्मफुल इफ़ेक्ट पूछे थे आपसे फीवर के। ये देखें, जल्दी से इसको चेक कर लें पेज 305 पे कि इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। वैसे तो फीवर फ़ायदेमंद होता है क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो एक्सटर्नल आपके पैथोजेंस हैं जो बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सुस्त हो जाते हैं और फिर जो एंटीबॉडीज़ हैं उस पर आसानी से अमल कर लेती हैं, इसीलिए टेम्परेचर आमतौर पे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उसको चेक कर लीजिए कि इसके फॉलोइंग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। नंबर 1, बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है हीट की शक्ल में। दूसरी चीज़ क्या होती है, इससे जिस समय थकावट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात इचनेस भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर अगर 105 डिग्री से ज़्यादा हाई हो जाए तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉडी की जो एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है वो प्रोटीन से बनते हैं, वो डीनेचर होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये टेम्परेचर इसके लिए हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। और लास्ट जो चीज़ होती है वही होती है कि जिस्म के कुछ अपने सेल्स जो पॉजिटिव सेल्स होते हैं जो बॉडी के लिए काम कर रहे होते हैं वो भी डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उन सेल्स की डेथ भी हो जाती है जिसकी वजह से कुछ सीवियर इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकता है, ठीक है, इंसान मर भी सकता है। तो ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ़ीवर के थे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो चैप्टर हमारा इम्यूनिटी था इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने मार्क करा दिए और ब्रीफली उसको समझाने की कोशिश की थी। डिटेल लेक्चर में इसलिए नहीं देती कि सीधी सी बात है आज के दौर में स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है और वो उसको लेक्चर्स को सीरियस लेते भी नहीं है, तो मैं टू द पॉइंट वीडियोस जो उसको बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मार्क करके ब्रीफली समझाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।